नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आज ग्रैंड न्यूज़ के हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ इज़ वेल्थ में हमारे सामने मौजूद हैं सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ बनना हर एक महिला का सुखद अनुभव होता है। अगर किसी मेडिकल इश्यूज़ की वजह से ये संभव ना हो पाए तो IVF की टेक्निक से हम इसे कैसे संभव बना सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम से। मैम, हमें सबसे पहले ये बताइए कि कई कपल्स प्रेगनेंसी में जैसा लेट हो जाता है तो कंसीव करने में क्या दिक्कतें आएंगी, अगर उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया तो लाइफस्टाइल में कैसे परिवर्तन लाएं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत ही अच्छे सवाल किया आपने। देखिए, प्रेगनेंसी की जो सबसे अच्छी उम्र होती है वो 24 साल 26 साल ऐसी होती है, पर आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस, लेट मैरिज, इन सब वजह से शादी ही लेट होती है और बच्चे का एज से, किसी भी फीमेल की प्रेगनेंसी होने का उसका एज से बहुत लेना देना होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, प्रजनन क्षमता, अंडे की गुणवत्ता, ये सारी चीज़ें उम्र के साथ कम होती जाती हैं। उनकी क्वालिटी, उनके नंबर्स, ये सब कम होते जाते हैं। तो आजकल जस्ट बिकॉज ऑफ लेट मैरिज, डाइट प्रॉपर नहीं है, एक्सरसाइज एंड लेट वर्क, प्रॉपर बॉडी का केयर नहीं करना, इन सब चीज़ों की वजह से जो फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है। इसके लिए हम लोगों को, अगर एक तो टाइमली शादी, आप बोलें सब लोग कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं, उनको लगता है कि कैरियर पहले फिर हम बाद में कर लेंगे, तो आपको सब चीज़ों में तालमेल बिठाना पड़ेगा। लुकिंग एट योर जॉब, योर डाइट, योर एक्सरसाइज एंड मैरिज इशू। इसीलिए आजकल कुछ नई टेक्निक भी आ गई है, जैसे एग फ्रीजिंग, या उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में oocyte फ्रीजिंग करते हैं। जैसे आप लेट मैरिज करना चाहते हो या अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहते हो, और तो आप उस एज में अपने अंडे को फ्रीज करा सकते हैं और बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल का और उम्र का प्रेगनेंसी से बहुत ही ज़्यादा तालमेल बनाने के बाद ही प्रेगनेंसी आ सकती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम, सारे मेडिकल तरीके अपनाने के बाद हमें कब लगता है कि हमें IVF का चुनाव करना चाहिए? देखिए, कोई भी कपल हमारे पास जब आता है कि हमारे को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो फिर फर्स्ट वी इवेल्युएट द थिंग्स। इवेल्युएट द थिंग्स का मतलब पुरुष में शुक्राणु की कमी तो नहीं है, उनकी गुणवत्ता कम तो नहीं है, या नंबर्स कम तो नहीं है, ये चेक करना पड़ता है। महिलाओं में क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ों का मतलब एग्स, अंडे, जिसका जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसका एज से बहुत लेना देना है। तो अंडे के नंबर्स कम तो नहीं है, उनकी गुणवत्ता कम तो नहीं है, शादी को कितना टाइम हो गया उनको, कब से वो लोग कोशिश कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, अगर उनके एग्स की क्वालिटी ठीक है या नंबर्स ठीक है। तो सेकंड चीज़ आती है कि उनके ट्यूब्स, फिलिपियन ट्यूब्स, बीज वाहिनी जिसको कहते हैं हिंदी में, वो प्रॉपरली खुली पड़ी है नहीं है, यूट्रस में कोई विकार तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का असेसमेंट करने के बाद फिर फाइनली हम लोग कंक्लूड करते हैं कि रीज़न क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द रीज़न ऑफ द इनफर्टिलिटी। उनको बच्चे हो क्यों नहीं रहे, क्या पुरुष में कोई प्रॉब्लम है, उनके शुक्राणु में कोई प्रॉब्लम है जिसको हम मेल फैक्टर बोलते हैं, या ओवरी में अंडे बनने की क्षमता कम है, या उनकी गुणवत्ता कम है, या उनके फिलिपियन ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, या कुछ अनएक्सप्लेन फैक्टर्स भी होते हैं। तो सबसे पहले उनका कारण ढूंढना है। इसलिए काउंसलिंग पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि पहले हम एक एक करके अलग अलग हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की काउंसलिंग करते हैं, दोनों के बारे में उनकी चीज़ें पूछते हैं, फिर उनको टेस्ट करते हैं, एंड देन फाइनली वी कम एट ए कंक्लूजन कि व्हाट इज़ द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी। अगर सपोज पुरुष के शुक्राणु बहुत ही कम है, बहुत ही कम का मतलब है नॉर्मल शुक्राणु हम लोग 15-20 मिलियन बोलते हैं, सपोज इट इज़ 5 मिलियन, तो इस केस में आपको बहुत लंबा वेट करने का मतलब नहीं है, आपको IVF तकनीक ही लेनी पड़ेगी। अगर हम महिला की बात करते हैं और फिलिपियन ट्यूब्स मतलब बीज वाहिनी अगर बंद है, तो उसको लैप्रोस्कोपी से हम खोलने की कोशिश करते हैं। बंद कहाँ पे, एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे बंद है, तो वो लैप्रोस्कोपी से अगर खुल जाती है देन लीव देम फॉर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। तीसरी चीज़ जैसे मैंने बताई कि उनके अंडे कम है, बहुत एज ज़्यादा हो गई, सपोज ही इज 35+,
तो बहुत बार हम उनको IVF का ऑप्शन देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक में कोई भी मरीज आएगा तो उसका IVF करना है। ओनली 20 से 30% ऑफ पेशेंट नीड्स IVF। रेस्ट के लिए छोटे ट्रीटमेंट होते हैं, बहुत बार काउंसलिंग से काम हो जाता है। तो आपको हर इंडिविजुअल को अलग अलग असेसमेंट करना है। देन वी गियर अप द रीजन ऑफ द इनफर्टिलिटी, कारण क्या है, उसके बाद कारण अगर है तो ट्रीटमेंट क्या है, और उस हिसाब से इंडिविजुअलाइज करके आप ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। जी मैम, अगर किसी कपल ने ये मन बना ही लिया है कि उनको IVF की टेक्निक से ही बच्चा चाहिए, तो उन्हें पहले से क्या प्रिपरेशन करनी होगी, क्या डाइट लेना होगा प्रॉपर, कैसे अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा सही चीज़ जिसके है। लिए ये सक्सेस हो आगे? हाँ जी जैसे देखिए कपल बेसिकली अगर किसी कपल को नीड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 5 मिलियन 6 मिलियन, या ट्यूब्स बीज वाहिनी बंद है, जी। नहीं खुल सकती है, डेफिनेटली उनको IVF चाहिए। देखिए IVF में एक्चुअली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर किसी का वज़न ज़्यादा है जी तो डेफिनेटली अगर वो थोड़ा फैट सेट ऑफ करते हैं जी। तो परसेंटेज ऑफ आउटकम्स बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम उनको कहते हैं कि आप अपना थोड़ा वजन कम करें, और मेंटल भी बहुत बड़ी होती है कपल्स को, होगा नहीं होगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउ इट इज़ प्रूवन दैट स्ट्रेस डिक्रीजेज द आउटकम। देखिए एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि कोई भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो है दैट इज़ नेवर 100%। डॉक्टर जो है वो 100% यहाँ पे आपको नहीं दे सकता। तो हर पेशेंट्स के इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच के बाद हम उनका एक फर्टिलिटी स्कोर एंड परसेंटेज ऑफ आउटकम असेसमेंट करते हैं। और अगर पेशेंट की एज 30 से कम है, सी कम्स इन गुड कैटेगरी, वो वेट उनके BMI का उनका स्टैंडर्ड है, सी कम्स इन गुड कैटेगरी। इसलिए पहले हम लोग अगर IVF स्टार्ट करने के पहले इफ़ वी आर डूइंग गुड होमवर्क का मतलब है वजन कम करना, फॉर द फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस के लिए हम उनको योगा, मेडिटेशन, बिकॉज मेंटल फिटनेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेस अगर ज़्यादा होगा तो इम्यून की क्वालिटी कम हो जाएगी और बाकी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। तो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी नॉर्मल चीज़ों का मतलब है IVF में डेफिनेटली मेडिकेशंस भी बढ़ जाती है। तो उनके कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, ये सब चीज़ें आप अपने लाइफस्टाइल से कमांड कर सकते हैं। सो नॉर्मली वी आस्क देम फॉर फिजिकल फिटनेस 40 मिनट्स का एक्सरसाइज, योग करना, 20 मिनट्स के लिए योगा करना, हेल्दी डाइट्स and definitely meditation. These has a definite role over the IVF apart from the other medical things. जी मैम, IVF के रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं इसमें? नथिंग इज़ विदाउट रिस्क डेफिनेटली। पर देखिए इमोशनल ड्राइव इतना ज़्यादा होता है कपल्स में, एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि बच्चे की चाहत के लिए इंसान सब कुछ करता है। जी डेफिनेटली। लेकिन IVF कोई भी प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर, जैसे हमने बताया हम इंसान हैं और हमारे लिमिटेशंस हैं, हम सारी सेफ्टी के साथ काम करते हैं। और कॉम्प्लिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो, और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, यू कैन हैंडल द कॉम्प्लिकेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया वी हैव टू इंडिविजुअलाइज द कपल। जैसे यंग कपल्स होते हैं, सपोज किसी महिला की उम्र 26 साल है पर उनका IVF हम इसलिए कर रहे हैं या ICSI हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके स्पर्म्स की गुणवत्ता कम है जी। तो ऐसे मरीज की जब हम काउंसलिंग करते हैं, जब उनका कंसेंट पेपर साइन होता है तो उनको, हालांकि द कंसेंट पेपर हैज रिटन एवरीथिंग बट वी एम्फसाइज स्पेशल थिंग, इनके लिए ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इनके लिए ये। यंग एज के कपल्स को हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि उनके अंडे के जो नंबर्स हैं वो लिमिटेड हो, 8 to 10, नॉट मोर देन दैट। 10, 12, 14 होने से उनके ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन जैसी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं, जो कि आज के डेज में मेरे को याद नहीं कभी मिलता है, पर दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस कैन हैपन। तो उसको उसी हिसाब से हम ग्रूमिंग करते हैं और उसके लिए ध्यान रखते हैं। दूसरा होता है एल्डरली पेशेंट्स में अंडे कम बन सकते हैं, उनकी गुणवत्ता कम हो सकती है, ये सारी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो एट्रोजेनिक कॉम्प्लिकेशंस एक ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम है, जो कि हम लोग नई टेक्निक आ गई है, एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल, फ्रीज ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसके इंसिडेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। पिछले 3-4 सालों में मैंने ऐसे देखा नहीं, पर इसका ध्यान हमारे को रखना पड़ता है। इसके अलावा IVF में
ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं, 10% 20% चांसेस होते हैं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आजकल हम लोग सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र, वेरी गुड एंडोमेट्रियम, अच्छा फ्लो एंड थिकनेस, एंड ट्रांसफर blast on day 5, so we can give a single pregnancy. Ideal is that single pregnancy होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग डे 5 ट्रांसफ़र सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वंस ए वाइल वी दे आर समटाइम्स इक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑल्सो कैन हैपन, पर इसके लिए दैट्स वाई IVF में आपको थोड़ी विजिट्स के नंबर बढ़ जाते हैं, आपके स्कैन्स अल्ट्रासोनोग्राफी के नंबर्स बढ़ जाते हैं, आपके कुछ टेस्ट ब्लड मार्कर्स, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, ये टेस्ट होते हैं ताकि समय रहते हम चीज़ों को रोक सकें और टाइमली पता कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली नॉर्मल प्रेगनेंसी से थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पे टेस्ट ज़्यादा होते हैं, पर उससे इम्पॉर्टेंट है कि समय रहते हम उस कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करें। जी। मैम, IVF में बच्चे इस टेक्निक से प्री मैच्योर्ड भी हो सकते हैं क्या? देखो, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए, बहुत बार ऐसे लगता है, कपल्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मैडम IVF प्रेगनेंसी है तो सिज़ेरियन ही होगा क्या? एक्चुअली क्या होता है, जब तक पेशेंट हमारे पास आता है और IVF के लिए, नॉर्मली ये IVF के अलावा दे हैव अप्रोच्ड एजिंग ज़्यादा होती है, एल्डरली पेशेंट हो जाते हैं। अच्छा, उनके दिमाग में बहुत सारा टेंशन भी होता है, नॉर्मल डिलीवरी कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, कहीं बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी में कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, और तो इस वजह से बहुत बार वो सिज़ेरियन ऑप्ट करना चाहते हैं। आजकल डॉक्टर भी चाहता है कि दे शुड बी हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी, इतना प्रेसियस है। इस वजह से बहुत बार IVF प्रेगनेंसी सिज़ेरियन में लैंड अप होती है, जैसे आपने प्रीटर्म बताया। जो पेशेंट्स को हम IVF के लिए ले रहे हैं, एक्चुअली उनके अंदर में बहुत सारे इनफर्टिलिटी फैक्टर्स भी होते हैं। किसी का सेप्टम होता है, किसी के फाइब्रॉइड्स होते हैं, कभी कभी किसी का ट्विंस होता है, तो इसमें प्रीटर्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग इनमें एक्स्ट्रा कॉसेस रहते हैं, सर्वाइकल लेंथ मेजर करना, टाइमली इनको लंग मैचुरेशन के लिए बेटनेसोल इंजेक्शंस देना, और ये सारी चीज़ें हम लोग कॉसेसली रखते हैं कि अगर इनके टाइम से पहले भी डिलीवरी हो तो बेबी एटलीस्ट मेच्योर रहे और इसको ICU में जाने की ज़्यादा ना हो। पर डेफिनेटली प्री मेच्योरिटी के चांसेस नॉर्मल वाले जो घर के कंसेप्शन है उससे इसमें ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दे आर एडेड फैक्टर्स। किसी को थायराइड है, किसी को BP है, किसी को शुगर है, किसी की एजिंग है, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी की ट्विन प्रेगनेंसी है, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। जी मैम, अगर किसी महिला की एज 45 या 45 प्लस है तो IVF टेक्निक से प्रेगनेंसी होना संभव है? देखिए, ये अच्छा सवाल है। एक्चुअली मातृत्व की कुछ उम्र नहीं होती। बहुत बार हमारे पास ऐसे कपल्स आते हैं जिनके बच्चे तो थे पर कोई एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए जी, और उनको अब उस चाहत की और उस चीज़ों के लिए उनका जो इच्छा होती है उसको आप मना नहीं कर सकते हो। अगर डॉक्टर के पास में भगवान ने ये चीज़ें दी हैं तो डेफिनेटली अगर हम उसको पूरा कर सकते हैं तो करना चाहिए, पर हमारे को कोई भी चीज़ गाइडलाइंस के अंदर करना होता है। अकॉर्डिंग टू ICMR 45 ईयर्स तक, अभी एक्चुअली ये लॉ नहीं बन के आया पर इट्स वेटिंग इन द फॉर द लॉ, पर 45 के ऊपर आप महिला को प्रेग्नेंट ना करें, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, खुद आप। तो 45 के ऊपर नॉर्मली हमारे क्लिनिक में, सृजन में, वी हैव मेड ए रूल कि वी जस्ट टच 45, उसके ऊपर के महिला को हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि आप 45 के ऊपर जाएंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है डिलीवरी का, PPH का, BP का, शुगर का। सो नॉर्मली वी हैव मेड हियर ए रूल कि 45 से ऊपर हम प्रेग्नेंट उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं। और अभी तक गाइडलाइंस नहीं आई है कि आप 45 के ऊपर कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, पर वी हैव मेड ए रूल बिकॉज आपको सोसाइटी, उनकी फैमिली भी देखनी है। वो 45 के बाद वो अगर प्रेगनेंसी करेंगी तो पहले तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस, खुदा न खास्ता सब कुछ अच्छा हो गया तो हाउ लॉन्ग शी इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पर 45 तक में भी बिल्कुल आराम से हम लोग करते हैं, एंड वी हैड द प्रेगनेंसी ऑफ 42, 45 बहुत आराम से होता है। और बहुत बार हमारे को उसके लिए अगर उनके अंडे, देखिए अंडे की गुणवत्ता 40 के बाद बहुत कम हो जाती है और 45 तक ऑलमोस्ट आते आते उनके अंडे बहुत कम बनने लगते हैं या क्वालिटी पुअर होती है। टेक्निक्स बहुत डेवलप हैं। पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके अंडे से ही हम काम करें। बहुत बार हम लोग ऊसाइड पूलिंग करते हैं,
पुलिंग का मतलब होता है उनकी इंजेक्शंस दवाइयाँ लगा के 1 2 3 जो भी अंडे बनते हैं उसको निकाला, एक आध भ्रूण जो भी बने उसको फ्रीज किया, फिर इंजेक्शंस लगाया और फिर इसको फ्रीज किया। तो इनिशियली हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके अंडे से ही हम काम करें। देखिए पुरुष के शुक्राणु 50 ईयर्स 55 ईयर्स तक चलते हैं, पर अंडे के फीमेल्स के जो अंडे होते हैं वो 35 के बाद गिरावट आती जाती है, 40-45 के बाद बहुत कम हो जाती है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनके अंडे को यूज़ कर सकें, जिसके लिए हम लोग एम्ब्रियो पूलिंग करते हैं। एम्ब्रियो पूलिंग में अगर हमारे को अच्छे अंडे मिल जाते हैं, अच्छा भ्रूण तैयार हो जाता है, तो डेफिनेटली हम वो ट्रांसफ़र करते हैं। अदरवाइज एग डोनेशन का ऑप्शन भी होता है जो हम उनको देते हैं, तो उससे एटलीस्ट उनको ये सेटिस्फैक्शन रहता है कि उनके हस्बैंड के स्पर्म्स तो हैं, बच्चेदानी या कोक तो उन्हीं की यूज़ हो रही है, हाँ अंडे हमने बाहर से लिए हैं। तो इन 2 टेक्निक से हम कोशिश करते हैं कि 40-45 की लेडीज़ की भी प्रेगनेंसी आए, और हम बहुत बार सक्सेस हुए हैं, और वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर टीम कि जिन्होंने ये प्रेगनेंसी दी है। जी मैम, IVF से जन्मे बच्चे जो हैं वो सामान्य बच्चों की तरह ही होते हैं? अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए बहुत बार हम लोग के पास ऐसे भी मरीज आते हैं जिनकी प्रेगनेंसी घर से होकर आई होती है, तो उसमें कुछ विकार होता है। आप देखते होंगे किसी के लिप्स में कटे हुए हैं, या किसी की एंकल मुड़ी हुई है, तो ऐसे कुछ, या किसी के बच्चे के इंट्रायूट्राइन पता चलता है कि सिर बड़ा है जी। तो कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मल कंसेप्शन का मतलब घर वाली प्रेगनेंसी में भी होता है, लेकिन IVF में चूँकि हम गैमेट्स का मतलब है स्पर्म्स और अंडे, इनको बाहर हैंडल कर रहे हैं, इनको फर्टिलाइज कर रहे हैं, इनकी इक्सी कर रहे हैं, इनको मशीन में बढ़ा रहे हैं और फिर ट्रांसफ़र करें, तो मतलब हम नेचर से खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं जी। तो जो नॉर्मल कंसेप्शन है उससे ज़्यादा डेफिनेटली इसमें एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस होते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया ये जो प्रेगनेंसी जो IVF कंसेप्शन वाली लेडी होती हैं, इनके चेकअप्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, इनके ब्लड टेस्ट, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर्स, एनॉमली स्कैन, एंटी स्कैन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अगर कोई एनॉमलीज़ हैं तो उनको समय रहते हम पकड़ें और उसका प्रॉपर अगर वो मैनेज करने लायक है तो मैनेज करें, और नहीं तो उसको फिर हम लोग टर्मिनेट करें। पर डेफिनेटली नॉर्मल कंसेप्शन से चांसेस ज़्यादा है, पर टेक्निक्स इतनी डेवलप हो गई हैं कि समय रहते इसको हम लोग इन 99% ऑफ केसेस चेक कर लेते हैं, और उसका जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ होता है वो करते हैं जी। IVF में मैम इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे किसी महिला पे, अगर हम उस टेक्निक को अपना रहे हैं तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते होंगे? देखिए साइड इफ़ेक्ट में अगर आप देखोगे, फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो सब जगह गवर्नमेंट की भी स्कीम है मेंटल हेल्थ, तो अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए मैंने आपको बताया वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, जैसे आप हो वैसे हमें, आपकी एक्सपर्टीज़ इंटरव्यू लेने में है, मेरी एक्सपर्टीज़ एम्ब्रियोज बनाने में है, तो लेकिन 100% मैं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, बिकॉज IVF में इतना आउटकम नहीं होता। वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू द थिंग्स जो कि नेचर नहीं कर पा रहा, तो हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं, पर वी आर नेवर 100%, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं आती है, जो कि प्रिटी कॉमन है, तो अब उस महिला की या उस कपल्स की पैथेटिक स्थिति को समझ सकते हैं। इसलिए मैंने बताया कि इनका प्री काउंसलिंग और प्री होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ, वी हैड ए काउंसलर हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पे, अभी तो कोविड में हमने बंद कर दिया था, वी हैड ए मेडिटेशन एंड योगा क्लासेस गोइंग ऑन, नेक्स्ट मंथ से हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारे कपल्स का लाइफ मैनेजमेंट, फिजिकल एंड मेंटल, पॉलीसिस्टिक पेशेंट है, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कितना योगा, कितनी एक्सरसाइज, डाइट क्लासेस, ये सारी चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। वी हैड ए डाइटिशियन, वी हैड ए फिजियोथेरेपिस्ट, किसको क्या एक्सरसाइज चाहिए, और मेडिटेशन वाला पर्सन, कि आप मेंटली फिट रहें, कैसे कोप अप करने के लिए सबसे पहले उनको ये बताया जाता है। और मैं उनको ये बता देख तेरा हो जाएगा तो मेरे को याद नहीं रखेगी, लेकिन नहीं होगा तो मेरे को याद रखेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी आर कोपिंग विद द नेगेटिव थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंटली उनको हम ये साउंड करते हैं कि देखो हो गया तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो आपको अपने बॉडी को, लाइफ इज़ योर्स, सबसे पहले आप अपने लिए सोचें, देन सेकेंडरी इज़ द बेबी। तो आप अपने आप को कैसे कोप अप करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंटली एंड फिजिकली इनको साउंड करना बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट कम्स, अब क्या करें डॉक्टर साहब, नॉर्मल द क्वेश्चन इज़ दैट
देन वी अगेन गो बैक टू द होल हिस्ट्री. अंडे में कमी थी क्या, स्पर्म्स में कमी थी क्या, एम्ब्रियोज की क्वालिटी पुअर थी क्या, इनकी ग्रोथ में कोई लैक तो नहीं था. देन वी अगेन गो इन सेकेंड रो कि कहाँ पे कोई चूक हुई क्या. अब पेशेंट से पूरी स्क्रिप्ट नहीं होती है, आपको जितने प्रिकॉशंस, जितनी दवाइयाँ, वो सारी चीज़ें आपने फॉलो किया नहीं किया. देन वी अगेन कम टू सेकेंड कंक्लूजन, वी गो फॉर सेकेंड IVF. उसमें हम क्या पॉसिबिलिटीज़ कर सकते हैं. अगर हमारे को लगता है कि इनके स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी में कोई डिफेक्ट था, देन वी गिव द सेकेंड ऑप्शन कि नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, शायद यू हैव टू चेंज योर स्पर्म्स और यू हैव टू चेंज द एग्स. और बहुत बार ऐसा होता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, देन वी गो ऑन द रिपीटेशन फॉर द सेकेंड थिंग्स. तो ऐसे करके चीज़ें ग्रेजुअली आगे बढ़ती है एंड देयर हैज़ बीन ग्रेट बॉन्डिंग. स्टिल पेशेंट्स कॉल्स अप, मैडम आपका बच्चा, एंड वी फील सो ग्रेटफुल कि हाँ ये तो हमारा बच्चा, देखो ना कि ये ऐसे ऐसे. सो इट्स लाइक ए टीम वर्क एंड वी जस्ट बिकम फ्रेंडली एंड एक घर जैसा हो जाता है जी. जैसे एक नाम रात में भी, अच्छा भारती बोल रही क्या तू, अच्छा ये बोल रही. सो वी जस्ट बिकम ए टीम. तो पेशेंट और डॉक्टर जब तक कोऑर्डिनेटेड नहीं रहेगा, वो उसकी प्रॉब्लम और आप उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तब तक वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी. तो आपको हर एक एक चीज़ को समझना, उसकी घर की सिचुएशन, उसका खान पान, उसके रहन सहन, उसके व्यवहार, ये सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है. तभी वो आपसे एक बॉन्डिंग होगी, उसके मेंटल चीज़ों को आप समझोगे, उसकी फिजिकल चीज़ों को समझोगे. एंड इफ़ देयर इज ए फेलियर, फर्स्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट cope up with the failure. It's not a failure. We have done a thing, आपने पास किया, आपने फेल किया, नेक्स्ट आप क्या करोगे. Even though sometimes the patient is deserted, we just give the option for adoption. आप अडॉप्शन के लिए जाओ, दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड थिंग, यू आर हेल्पिंग समवन. तो ये सारे ऑप्शंस खुले होते हैं एंड लॉट्स ऑफ पीपल अबाउंडेड देयर. और वो हमेशा ही हमारे से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने अच्छा किया, ऐसे किया या ऐसे किया. सो वी इंडिविजुअलाइज द पेशेंट, इट्स ए क्लोज डोर मीटिंग एंड वी just give them the best option we can do. जी मैम, IVF में एक लास्ट मेरा सवाल है कि इसमें खर्च कितना आता होगा एक कपल के ऊपर. देखिए खर्च का, इससे कॉस्टली प्रोसीजर, सिटिंग एट भिलाई आई कैन से इट्स ए कॉस्टली वन. और हमारे पास बहुत बहुत दूर से भी पेशेंट्स आते हैं, गांव से आते हैं, पुअर पेशेंट भी आते हैं जी, वेल टू डू पेशेंट्स भी आते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, पर पुअर्स को फ़र्क पड़ता है. पर रफली आप पूछेंगे तो इट्स टचिंग अराउंड लाख. लेस इट इज़ अराउंड 85,000. इट मे बी 110. बहुत बार डोनर यूज़ करना पड़ता है तो इट मे रीच टू 120. पर फॉर द पुअर पेशेंट वी आर रनिंग अ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो विच इज़ इन द नेम ऑफ माई मदर, हु इज़ नो मोर, दिस इज शोभा वर्मा चैरिटेबल फाउंडेशन. उसमें हम लोग महीने में, बीच में कोविड में बंद कर दिया था केसेस, तो हम नहीं कर रहे थे. अगेन वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट मंथ में एक IVF वी आर डूइंग फ्री एंड दैट इज़ फंडेड बाय द फाउंडेशन दैट इज़ ऑफ इन माय मदर्स नेम. और पर उनकी इनकम शुड बी लेस देन 5,000 और उसको हम लोग करते हैं. और इसके अलावा बीच बीच में सृजन इज़ डूइंग सम कैंप्स ऑल्सो. लाइक दिवाली में हमारा एक ऑफ़र था, उसमें हम डिस्काउंटेड रेट में करते हैं. उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि हॉस्पिटल भी चलता रहे और हमारे भी खर्चे निकले और पेशेंट भी इकोनॉमिकल हो. बट दैट्स ओनली डेफिनेटली फॉर द पुअर पेशेंट्स, दैट नॉट फॉर द वेल टू डू पेशेंट्स. तो वी आर डूइंग फ्री IVF, वी आर डूइंग चैरिटेबल IVF एंड डेफिनेटली अगर आप प्रॉपर कॉस्ट की बात करेंगे तो इस टचिंग ए लाख. तो ये थी सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम, जो कि हमारे ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम हेल्थ इज़ वेल्थ में आई. उन्होंने हमें IVF से जुड़े सवालों के और उनकी प्रक्रिया के बारे में बताया. मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू आप लोग सब व्यूअर्स को एंड थैंक यू ऑल. मेरे को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी. थैंक यू.